गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 का फर्स्ट लेसन है हमारा नेताजी का चश्मा। इनके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। इसका सबसे पहले हम जीवन परिचय करते हैं। स्वयं प्रकाश जी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार व कथाकार माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन ज़्यादातर राजस्थान में व्यतीत हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा अध्ययन पूरी करने के पश्चात इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की शिक्षा भी पूरी की थी। अधिकांश समय इनका राजस्थान में बीता था। इस कालांतर की अपनी इच्छा सेवानिवृत्त होकर ये भोपाल आ गई थी। आजकल यहीं अपना जीवन व्यापन कर रही हैं। वसुधा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। पहल सम्मान बनावली पुरस्कार और राजस्थान अकादमी पुरस्कारों से भी इन्होंने सम्मानित किया गया था। इनके हमारे जीवन परिचय आते हैं, ये इम्पोर्टेंट। इसके बाद में इनकी रचनाएं लिखनी है कि स्वयं प्रकाश जी ने 13 कहानी संग्रह व 5 उपन्यासों में प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और संघान उल्लेखनीय। इन्होंने उपन्यास लिखे थे बीच में विनय और ईंधन। इसके बाद में साहित्यिक विशेषता कि स्वयं प्रकाश जी सामाजिक जीवन के कुशल चितेरे माने जाते हैं। इन्होंने अपनी कहानी संग्रह उपन्यासों में समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने का प्रयास किया गया है कि अमीर जो लोग होते वे गरीब लोगों का किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। वह कहते कि उन्होंने उन लोगों को भी समाज में फैली हुई जाति पात भेदभाव छुआछूत आदि बीमारियों को बढ़ाने के लिए नहीं कहा कि समाज में सभी लोगों को, चाहे वे किसी भी जाति का है, सभी लोगों को सम्मान आपस में बगैर किसी भेदभाव के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सभी को एकता के सूत्र में बंधे रहना चाहिए। तो इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक समस्याओं का चित्रण भी किया गया है। इसके बाद में इनकी भाषा शैली कि स्वयं प्रकाश जी की भाषा शैली सहज व सरल मानी जाती है। इन्हें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी शब्दों का भी अत्यधिक प्रयोग किया है। इन्हें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है। इनकी भावानुकूल भाषा का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। अनुप्रास, पुनरुक्ति आदि अलंकार भी माने गए हैं। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन सी शिक्षाएं ग्रहण की इन्होंने, किस पत्रिका से इसको संपादित किया गया, फिर इनके कहानी संग्रह और फिर इनकी साहित्यिक विशेषताएं, उसके बाद इनकी भाषा शैली। अब इसका लेसन है हमारा नेताजी का चश्मा। हौलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। हौलदार साहब कहते हैं कि हर 15वें दिन जहाँ पर यानी कि नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति नहीं थी, वहाँ पर वह कहते हैं कि हर 15वें दिन के सिलसिले में उसको गुजरना पड़ता था। लेकिन वह कहते कि वो कस्बा इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन वह कहते कि लेकिन उसे बाजार भी कहा जा सकता है। ऐसा एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, यानी कि लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक छोटा सा कारखाना था, 2 सिनेमा घर थे, एक नगर पालिका भी थी। तो कुछ भी करती रहती थी, कोई सड़क पक्की करवा दे, कुछ। वह कहता है कि वहाँ पर एक जो नगर पालिका थी समाज के लोगों के लिए, यानी कि कोई कोई कार्य करती, कभी सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई सिनेमा घर वगैरह बनवा दिया, ठीक है। वह कहते हैं हर कुछ न कुछ नए जो कार्य होते हैं वह प्रशासनिक कार्य वो करती रहती थी। एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा भी लगवा दी गई थी, यानी कि एक मूर्ति बनवाई गई थी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। वह कहते हैं कि यानी कि उसके मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की बनाई हुई एक मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन उस मूर्ति के बारे में उसकी कहानी क्या थी, उसकी छोटे से हिस्से की कहानी के बारे में ये बता रहे हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट में से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपाहु यानी कि दुविधा और चिट्ठी पत्री से बर्बाद हुआ होगा। मैं कहती कि इस ज़्यादा हमें कुछ तो पता नहीं, लेकिन ये किसी अच्छे मूर्तिकार की, अच्छे लेखक की यहाँ पर कोई मूर्ति है, लेकिन इसकी मूर्ति को किस प्रकार से बनाया गया है उसकी सिलसिले के बारे में बताया गया है कि इसको बनाने के लिए कितनी लागत, खर्चा वगैरह आदि आया है, उसकी अवसर थे। अंत में कस्बे के इकलौते, हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया था।
जो महीने में मूर्ति बनाकर पटक देने पर विश्वास दिला रही हैं। इसमें कहा गया था कि यानी कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को यानी कि दोबारा से कौन बनाएगा और इतने दिन में इसको पूरा करना है। तो उस समय यह कार्य यानी कि वहाँ की एक छोटे से स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया था। उसने कहा था कि 1 महीने के अंदर वह मूर्ति बनाकर तैयार कर सकता है। इसी पैराग्राफ में से हमारे प्रश्न है, अगर आते हैं पाठ और लेखक का नाम था। इसमें पाठ का नाम क्या है? नेताजी का चश्मा। इनके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। वह पूरी बात कौन सी है जिसका पता नहीं है? कि शहर के मुख्य चौराहे पर नगरपालिका ने नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बनाना और वो कहाँ पे बनाना है, यह बात समाज में गांव के किसी भी लोगों को पता नहीं है। उपायों की स्थिति क्यों बनी रही थी? उपाय की दुविधा, लोगों के लिए दुविधा की स्थिति क्यों बनी रही थी? दुविधा की स्थिति इसलिए बनी रही थी कि मूर्ति को कौन बनाएगा, कहाँ बनाएगा, इस पर कितना खर्चा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, और इसका निर्णय कोई भी व्यक्ति नहीं कर पा रहा था। मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या आशय? इसमें कि नगर पालिका वालों ने एक निश्चित समय में शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बनाना था और यह काम वहाँ के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को सौंप दिया गया था और उसने ये कहा था कि 1 महीने के अंदर वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बनाकर गांव वाले के सभी लोगों को उन्होंने यह विश्वास दिला दिया था। इसके क्वेश्चन आंसर हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर भी थी। फिर ये कहते हैं कि मोतीलाल जी ने जो मूर्ति बनाई थी वह संगमरमर के पत्थर की बनाई गई थी और वह ऊंची भी थी, सुंदर भी थी। नेताजी सुंदर लग रही थी, कुछ मालूम, और कमीशन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो बेकर याद आने लगते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार से आज़ाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वह कहते हैं कि उसकी मूर्ति को देखकर हमें वो वचन याद आने लग जाते हैं। इससे ये हमारा गद्यांश है, इसमें से बस क्वेश्चन आंसर आएंगे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। वह कहते हैं कि नेताजी मोतीलाल जी ने उसकी मूर्ति को तो बना दिया गया था लेकिन उस पर चश्मा नहीं लगाया गया था। चश्मा जो लगाया गया था वह संगमरमर के पत्थर का नहीं था, वह किसी काले फ्रेम का उन्होंने चश्मा लगा रखा था। एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब वे पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी। वह कहते हैं कि यानी कि हवलदार साहब जब वहाँ के कस्बे से उतरते हैं, वो देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र के बोस की मूर्ति को इस संगमरमर का पत्थर से बनाई गई है, लेकिन इस पर जो चश्मा लगाया गया है वह काले फ्रेम का है। यह बात उसके हृदय में चुभने लगती है। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। वह कहते हैं कि मूर्ति तो पत्थर की बना दी गई है लेकिन चश्मा जो असली लगाया गया है। इसकी प्रश्न है, वही पाठ और लेखक का नाम, यानी कि नेताजी का चश्मा, और लेखक स्वयं प्रकाश जी। कौन सा प्रयास सफल था और कैसे? वह कहते हैं कि यानी कि वहाँ के शहर के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने नगर पालिका में का प्रयास से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बनाने का प्रयास सफल रहा था। और कैसे? क्योंकि उसने की मूर्ति बहुत ही सुंदर थी और उसने 1 महीने के अंदर तैयारी कर दी थी। कहाँ क्या खटक रहा था और क्यों? नेताजी की मूर्ति पर यानी कि संगमरमर के पत्थर की बनाई गई थी लेकिन उस पर जो चश्मा वह काले फ्रेम का लगा रहा था, यह बात उसे चुभ रही थी। हवलदार साहब ने क्या लक्षित किया था और कैसे? हवलदार साहब ने जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे तो और वह पान खाने के लिए वहां रुकते हैं तो उन्होंने मूर्ति को देखा और लक्षित किया कि जो मूर्ति वह संगमरमर के पत्थर की बनाई गई लेकिन सचमुच में इस पर जो चश्मा काले फ्रेम का लगा हुआ है। हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैलने का क्या कारण था? हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान के फैलने का कारण यह था कि संगमरमर के पत्थर की बना लेकिन चश्मा न होकर सचमुच काले फ्रेम का बना दिया गया है। जो लेसन पढ़ाई इसी में से हमारा क्वेश्चन बन जाते हैं। लेखक ने कस्बे का वर्णन किस प्रकार से किया था? लेखक नेताजी ने चश्मे का वर्णन इस प्रकार से किया था कि वह कस्बा आम कस्बों जैसा ही है। वह जो कस्बा कैसा था? आम कस्बों जैसा ही था। उसमें कुछ मकान पक्के थे, कुछ एक बाजार था, लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक छोटा सा सीमेंट कारखाना था और 2 सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी जो लोगों के लिए कुछ न कुछ कार्य करती रहती थी।
ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में ही आया था क्वेश्चन के अंदर से। हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन क्या है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन थे? बताया गया था स्वयं प्रकाश जी थे। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था स्वयं प्रकाश जी का जन्म? 1947 में हुआ था। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पे? इंदौर में। स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे? वसुधा नामक पत्रिका से उनको सम्मानित किया गया था। स्वयं प्रकाश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहल पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। अगला है हौलदार साहब कंपनी के नाम से उस कस्बे से कितने दिनों बाद हर 15वें दिन बाद गुजरते थे? कस्बे में किस चीज़ का एक छोटा सा क्या था? सीमेंट का कारखाना था। उनके एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना वहाँ पर था। शहर के मुख्य बाजार की चौराहे पर किस नेताजी की प्रतिमा लगाई थी? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई गई थी। नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा कैसी थी? यानी कि उनकी वेशभूषा कैसी थी? फौजी। नेताजी की प्रतिमा पर कैसा चश्मा लगा था? सामान्य काले फ्रेम का लगाया था। मूर्ति तो किस पत्थर की? संगमरमर के पत्थर की बनाई गई थी, लेकिन उस पर जो चश्मा है वह असली सामान्य काले फ्रेम का लगाया गया था। दूसरी बार जब हौलदार साहब ने देखा कि चश्मे का पर फ्रेम किसका लगा हुआ है, तो कैसा लगा हुआ था? गोल तारे का। ये यहाँ तक हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। ये राइट प्लस लर्न और गद्यांश से के क्वेश्चन आंसर और जीवन परिचय राइट प्लस लर्न।